जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन। भूगोल की इस पथयात्रा पर हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा विषय है सागरी जल की स्थलाकृतियां अर्थात स्थल रूप, सी वाटर टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो सागरी जल होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जो उसमें धाराएं चलती हैं, उन धाराओं से संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उनको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सागरी धाराएं चलती हैं, सागरी तरंगें, उन तरंगों से संबंधित कुछ यहाँ तथ्य आपके सामने लिखे गए हैं, जैसे शीर्ष, गर्त, फेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शीर्ष क्या होता है। ये एक आपको तरंग दिखाई गई है, ये एक आपकी करंट है और ये करंट सागर की करंट को ही प्रेजेंट कर रही है। इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको हम क्रीस्ट अर्थात शीर्ष कहते हैं। जो इसके नीचे वाला भाग होता है, ये वाला, उसको हम ट्रुथ अर्थात गर्त कहते हैं। तो शीर्ष और गर्त, ये तो आप जानते ही होंगे कि शीर्ष क्या होता है, गर्त क्या होता है। तो ये तरंगों से संबंधित है, करंट से संबंधित है, तो उसको आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं फेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई कोस्ट है, किनारा, और यहां जल भरा हुआ है। ये कोई तरंग एक ऐसे उठकर आ रही है, यहां से ये पूरी चल रही है एक साथ तरंग, और इस तरंग का ये तरंग जितना जलीय भाग घेरेगी और आगे बढ़ेगी, उतने जलीय भाग को हम फेज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए फेज क्या होता है। जिस जलीय भाग पर तरंगें यात्रा करते हैं उस जलीय भाग को हम फेज कहते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं कि तरंग की लंबाई क्या होती है और तरंग की ऊंचाई क्या होती है। दो शीर्षों के मध्य की दूरी को हम वेवलेंथ अर्थात तरंग की लंबाई कहते हैं। जैसे एक क्रीस्ट ये है और एक क्रीस्ट ये है, तो जितनी भी ये दूरी होगी उसको हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। ये फिजिक्स में भी वेवलेंथ बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। और वेव की हाइट क्या होती है, तो हमेशा गर्त के नीचे से, गर्त के भाग से हम ऊपर की ओर जहां तक हमारा शीर्ष होता है उसकी अगर मध्य से उसकी हाइट नाप लें तो वो हमारी तरंग की ऊंचाई हो जाती है। तो आपने अभी तक समझा शीर्ष, गर्त, फेज, तरंग की लंबाई और तरंग की ऊंचाई। अब आगे देखते हैं आगे किस प्रकार की टोपोलॉजी देखने को मिलती है। तो यहाँ कुछ लहरें के प्रकार दिखाए गए हैं, तो लहरों के प्रकार को हम समझते हैं। पहली होती है, पहली क्या दूसरी इसमें लिखा गया, उसमें पहली और दूसरी का कोई सीक्वेंस नहीं है, बस यहाँ सिर्फ समझना है कि हमें जो शब्दावली यहाँ यूज की गई है उसको हम अच्छे से समझ लें, और जब हम किताबें दोबारा पढ़ें ये वीडियो देखने के बाद तो आपको अच्छे से समझ आए कि आपने कहीं शब्दावली सुनी है। क्योंकि किताब की भाषा तो बड़ी कठिन होती है, वो समझने के ऊपर होती है कि आप किसको समझ आता है किसको नहीं आता है। तो देखते हैं दोलन या दोलायमान लहर, वेब ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। जब तरंगें सर्पिलाकार इस आकृति में ऐसे बढ़ती हैं, आगे ऐसे आगे बढ़ती हैं, तो उसको हम दोलायमान लहर कहते हैं, वेब ऑफ ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर को देखिए, ये तरंग ऐसे बढ़ रही है, फिर ऐसे बढ़ेगी, फिर आगे एक ऐसे चक्र बनेगा, फिर आगे एक ऐसे। तो इस प्रकार की जो गति करती है तरंग या जल, इस प्रकार गति करता है एक चक्र के आकृति का, तो उसको हम दोलन अर्थात दोलायमान लहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्थानांतरिणी तरंग, वेब ऑफ ट्रांसलेशन। इसको हम एक श्रृंगी
तरंग के नाम से भी जानते हैं। तो कभी अगर एग्जाम में एक सरंगी अर्थात वेब ऑफ ट्रांसलेशन आ जाए तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही नाम है जिसको हम सॉलिटरी वेब के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा एक सजेशन है यहाँ कि आप जब पढ़ें तो हिंदी के साथ में इंग्लिश जरूर जानें, क्योंकि इंग्लिश का सिनोनिम्स बहुत कम यूज करता है, बल्कि हिंदी का पर्याय बहुत अधिक लिख देते हैं, जिस कारण से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो हिंदी के साथ अंग्रेजी जरूर जानें। तो हम एक सरंगी अर्थात सॉलिटरी वेब की बात करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ कि ये कोई स्थल है, ये वाला, और ये यहां तक जल भरा हुआ है, ठीक, ये जल भरा हुआ है, और ये है हमारी सागर की तली, ये हमारी सागर की तली है। अगर कोई करंट सागर के ऊपरी सतह से लगाकर सागर की तली तक एक साथ यात्रा करे, पूरे जल को एक साथ ट्रेवल कराने में सक्षम हो, उस तरंग को हम स्थानांतरी तरंग अर्थात एक सरंगी तरंग अर्थात सॉलिटरी वेव के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं सर्फ, ब्रेकर, श्वास। ये एक ही चीज के नाम हैं, या तो आप सर्फ कह लीजिए या ब्रेकर कह लीजिए या फिर आप उनको श्वास कह लीजिए। तो इन शब्दों से आप परिचित रहिएगा कि ऐसा कोई शब्द ना आ जाए जिसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसमें सागर से जितनी भी संबंधित शब्दावलियां हैं उनको हमने ज्यादा से ज्यादा इसमें लिखा है, जिससे आपकी कोई छूटे नहीं और आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो सर्फ क्या होता है? सर्फ या ब्रेकर या श्वास जानते हैं। ये जब तरंगें इस प्रकार की आकृति के साथ चलती हैं, ऊपर को जल बहुत ऊपर उठ जाता है और ये टूट कर आगे गिरता है। जैसे मान लीजिए यहां से है, कभी कभी इसमें देखे होंगे आप, इसमें वो क्या बोलते हैं, इसमें स्लाइडिंग करते हुए लोगों को दिखाते हैं, एक पतली सी वो लिए होते हैं और उसमें वो लोग इसके सहारे बहुत दूर तक चले जाते हैं। ऐसे इसको टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, मुझे तो नाम नहीं याद आ रहा। तो जब यहां से ये जल ब्रेक करके इतना जितना हमने भाग को ये सर्कल किया है और ये टूटकर आगे यहां गिरे, उसी को हम सर्फ अर्थात ब्रेकर और या श्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है। अधः प्रवाह, अंडरथ्रो और बैकवाश क्या होता है? कोई तट है, ये कोई तट है, इस तट के सहारे यहां से हमारी तरंगे चल रही हैं, इस तट के सहारे टकराई, यहां से टकराने के बाद ये नीचे जाएंगी और नीचे जाने के बाद वापस ये सागर की ओर लौट जाती हैं, उसको हम अधः प्रवाह अर्थात बैकवाश के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो ऊपरी जो यहाँ तरंगे अपरदित पदार्थ को इकट्ठा करती हैं, तो बैकवाश के माध्यम से ये सागर की ओर वापस ले जाती हैं, क्योंकि ये तली के सहारे चलती हैं, बिल्कुल तट के सहारे किनारे किनारे चलती हैं और इससे ज्यादा अपर्दन भी होता है। प्रतोड़न रेखा क्या होती है? प्लंज लाइन। जैसे मान लीजिए ये हमने एक स्थल बनाया और स्थल के पास ये हमने स्थल बना लिया और यहां से कोई एक साथ इतनी लंबी पूरी एक करंट आ रही है। करंट जब इस यहां टूट कर गिरा श्वास, यहां टूट कर गिरा श्वास, यहां टूट कर गिरा श्वास, तो इस रेखा को जब हम जहां जहां मिला देंगे तो उस रेखा को हम प्रतोड़न रेखा अर्थात प्लंज लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक। अब रिप करंट क्या होती है? रिप करंट को समझने का प्रयास करते हैं। ये हमने तट बनाया, यहां से करंट चल रही है, ये तट से टकराई और तट से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस होने का प्रयास करती है ऊपरी भाग से, और जो तरे से अर्थात नीचे से वापस होने का प्रयास करती है
उसको हमने आधा प्रवाह का नाम दिया था, और जो ऊपरी भाग से वापस होने का प्रयास करती है उसको हम रिफ करंट अर्थात तरंगिका का नाम देते हैं। कुछ होती हैं ज्वारी तरंगे। तो आप समझ लीजिए कि ज्वारी तरंगे क्या होती हैं। जब सागरीय क्षेत्रों में भूकंप आता है उससे उत्पन्न तरंगों को हम ज्वारी तरंगे का तात्पर्य हम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लेते हैं। जहां ज्वार आता है उन क्षेत्रों में हमें ज्वारी तरंगे देखने को मिलती हैं। हमने इसके पहले गलत बोला है। अब देखते हैं सागरीय किनारा क्या होता है। सागरीय किनारे 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। पहला होता है पृष्ठ किनारा, अग्रिम किनारा, सुदूर किनारा, जिसको बैकशोर, फॉरशोर और ऑफशोर के नाम से जानते हैं। तो तीनों किनारा को हम समझने को प्रयास करते हैं इस तस्वीर के माध्यम से। ये देखिए चित्र, ये हमारा बैकशोर और ये हमारा फॉरशोर और ये हमारा ऑफशोर। ऑफशोर हमेशा जल से भरा रहता है। जो जल से भरा भाग होता है उसको हम ऑफशोर कहते हैं। और उसके आगे का भाग जहां सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, सबसे कम गहराई देखने को मिलती है, बहुत ही तलछट होता है इधर, तो उस भाग को हम फॉरशोर के नाम से जानते हैं। और जहां तरंगें अपने वेग के माध्यम से आगे तक जाती हैं, स्थल तक जाती हैं और वापस यहीं तक आ जाती हैं, उसको हम बैकशोर कहते हैं। यहां जल कभी भरा नहीं रहता है, हमेशा आता है और लौट जाता है। जब ज्वार आते हैं तो यहां तक बैकशोर तक आता है, जैसे भाटा आएगा तो वापस हो जाता है। तो ऐसे भाग को हम बैकशोर कहते हैं। तो ये देखिए बैकशोर, फॉरशोर और ऑफशोर, ये 3 किनारा होते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। सागरीय अपरदन की कुछ यहां क्रियाएं दी गई हैं, जैसे जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। जल गति क्रिया का मतलब है कि जल के माध्यम से जो जल आएगा स्थल से टकराएगा, उसके माध्यम से जो अपरदन होगा उसको हम हाइड्रोलिक एक्शन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है अपघर्षण। तरंगों में कुछ अपरदित किए हुए पदार्थ सम्मिलित रहते हैं। वो पदार्थ जब तली के माध्यम से चलते हैं तो तली को भी काटते हुए आगे को बढ़ते हैं। जैसे ये कोई करंट आ रही है, ये हमारी तली है। अब ये करंट आ रही है, इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं। ये कंकड़ पत्थर तली पर रगड़ते हुए चलते हैं। इसी को हम अपघर्षण की संज्ञा देते हैं। ठीक है। एक होता है सन्निघर्षण, जिसको एट्रिशन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो सन्निघर्षण क्या होता है, आज थोड़ा जुकाम है, सर्दी बहुत है, तो आप लोग ख्याल रखिएगा अपने का और अपने लोगों का। तो सन्निघर्षण क्या होता है, जब जल में कुछ कंकड़ पत्थर मिले होते हैं तो वो तली को तो अपरदित करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आपस में भी टकराते हैं। जब आपस में टकराएंगे तो उनमें फिर से छोटे छोटे हो जाएंगे वो। उन्हीं को हम जब आपस में वो टकराने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने लगते हैं तो उनको हम सन्निघर्षण की संज्ञा देते हैं। अगला है हमारा घुलन क्रिया। घुलन में ज्यादातर हम देखते हैं रासायनिक क्रिया घटित होती है। जैसे कोई क्षेत्र में चूना चट्टान है, तटीय क्षेत्रों में जल आएगा और उसको फिर क्या करेगा, घोल देगा। उसी क्रिया को हम घुलन क्रिया अर्थात सॉल्यूशन कहते हैं। जल दाब क्रिया, वाटर प्रेशर। कभी कभी वाटर प्रेशर के माध्यम से भी चट्टानें टूटती हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा तट है, यहां से करंट आई, करंट आने के बाद यहां से टकराई। अब यहां कमजोर चट्टान है, यहां जो छिद्र होंगे उन छिद्रों में जल चला जाएगा। अब जैसे जल जाएगा तो प्रेशर क्रिएट कर देगा। जब प्रेशर क्रिएट कर देगा तो ऊपर की चट्टान ब्रेक कर जाएगी। उसी को जल
दाब की क्रिया अर्थात वाटर प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सागरीय अपरदन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं घटित होती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। लगभग हर प्रोसेस में, प्रक्रम में ये जलगति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घुलन, ये सब क्रिया, 3 क्रियाएं तो होती हैं, अपघर्षण, सन्निघर्षण और घुलन वाली, अगर जहां जल है। जहां जल नहीं है वहां अपघर्षण और सन्निघर्षण देखते हैं। वायु में भी अपघर्षण होगा, सन्निघर्षण होगा, क्योंकि आपस में कण टकराएंगे तो वहां सन्निघर्षण, जब वो कण तली को छांटते हुए चलते हैं तो उसको अपघर्षण कहते हैं। अब देखते हैं आगे, अपरदनात्मक कुछ स्थल रूप हैं, वो आपके सामने हैं। पहला होता है तटीय क्लिप, कोस्टल क्लिप। कोस्टल क्लिप क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लिप कोस्ट देख लीजिए, ये ब्लू कलर का जल है और ये हमारा स्थल है, सागरीय किनारा है। जब सागरीय जल स्थल की ओर आता है तो कमजोर चट्टानों को काटकर एक ऐसी आकृति निर्मित कर देता है। जब ये आकृति निर्मित हो जाती है तो इस क्षेत्र में ये लटका हुआ भाग ऐसे आकृति बना देता है। तो इस लटके हुए भाग को हम क्लिफ की संज्ञा देते हैं। ये कभी कभी टूटकर गिर भी जाता है तो फिर यह आगे चट्टान काटेगी, तो ऐसे जो स्थल होता है वो पीछे की ओर खिसकता चला जाता है और सागर का तट आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो ये था हमारा क्लिप। अब आगे देखते हैं तटीय कंदरा। अब वो क्लिप की स्थिति थी, जब क्लिप की स्थिति देखो बड़ी हो जाती है, जैसे यहां तक, अभी इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, यहां से ब्रेक कर दीजिए, और यहां तक जल भरा हुआ है ये पूरा, तो इसको हमने तटीय कंदरा कहा है। जब तटीय कंदरा में कभी कभी चट्टान टूटकर उसी में गिर जाती है और छिद्र हो जाता है, उसको प्राकृतिक चिमनी अर्थात वात छिद्र, ब्लो होल्स के नाम से जानते हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसको हमेशा याद रखिएगा, वात छिद्र, क्योंकि इसमें वायु लिखा है तो आपका दिमाग जाएगा कि मैंने भी इस प्रश्न को गलत किया हुआ है, मुझे भी लगा था कि ये वायु से निर्मित स्थलाकृति है जिसको ब्लो होल्स कहा है, क्योंकि इसमें वात शब्द जुड़ा था, मुझे लगा था वायु, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी को हम प्राकृतिक चिमनी का नाम देते हैं। तो जब यहां से जल फोर्स से आता है तो इससे सीटी की आवाज भी आती है और जल बाहर, ऐसे देखिए ये जल दिखाया गया है, ये जल ऐसे बाहर निकलता है फोर्स में और सीटी की आवाज आती, उसी सीटी के आधार पर उसको प्राकृतिक चिमनी अर्थात वात छिद्र का नाम दिया है। तो यहाँ 3 शब्द हम समझे, तटीय कंदरा, प्राकृतिक चिमनी, वात छिद्र अर्थात ब्लो होल्स। अब यहाँ मैंने जब प्रश्न को हल किया था तो वात शब्द को पकड़ के हल किया था, अगर मैं ब्लो होल्स को पकड़ कर इस प्रश्न को हल करता तो मेरा प्रश्न गलत नहीं होता। तो आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स है ये। अब देखते हैं इनलेट निवेशिकाएं क्या होती हैं, जिसको स्टॉकलैंड में जियो अर्थात जियो कहते हैं। तो इसी से संबंधित कुछ ऐसे स्थल रूप होते हैं जिनको हम निवेशिका का नाम देते हैं। ये इस प्रकार की आकृति यहाँ बन जाती है, जल भरा होता है, उसी को हम निवेशिका, स्कॉटलैंड में इनको जियो कहते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक मेहराब, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने इसका फिगर इंसर्ट नहीं किया हुआ है। तो आप सिर्फ याद रखिए कि निवेशिका जो होती है वो अपरदित स्थल रूप है सागरीय जल का। अब प्राकृतिक मेहराब क्या होता है, जिसको नेचुरल आर्च बोलते हैं। नेचुरल आर्च क्या होता है आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपके सामने चित्र है, बस उसको समझ लीजिए, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि पिक्टोरियल माध्यम से जो चीज आप पढ़ेंगे उसमें गलती बहुत कम ही होती है। तो प्राकृतिक मेहराब इस प्रकार का स्थल रूप होता है। ये देखिए, ये स्थल यहां से ऐसे आकृति बना रहा, तो जो निवेशिकाएं होती हैं, जब दो निवेशिकाएं आपस में जुड़कर ऐसी आकृति निर्माण कर देती हैं, ऊपर से पुलनुमा आकृति हो जाती है और बीच से ये जल जुड़ा होता है, तो इसी को हम
नेचुरल आर्क अर्थात प्राकृतिक मेहराब। तो यहाँ मेहराब शब्द यूज कर लेगा, प्राकृतिक शब्द यूज नहीं करेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को हम प्राकृतिक मेहराब बोलते हैं। स्टैक, स्टैक को सागरी स्तंभ, चिमनी सैल या स्केरी, ये इंपॉर्टेंट है। स्केरी और स्टैक, ये दो शब्द याद रखिएगा। सागरी स्तंभ तो नहीं लिखेगा, चिमनी सैल भी लिख सकता है। ठीक, तो इस स्टैक को सागरी स्तंभ या चिमनी सैल या स्केरी के नाम से भी हम जानते हैं। ये देखिए, ये तो इस चित्र को देख लीजिए। ये इस प्रकार की जो आकृतियां समुद्र में देखने को मिलती हैं, तो उसको हम स्टैक बोलते हैं। द्वीपनुमा होते हैं, लेकिन ये उठे हुए भाग होते हैं। इसकी जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो अपर्दित हो जाती हैं। जो कठोर चट्टानी है वो ऐसे टीले नुमा सागरी जल पर खड़ी दिखाई देती हैं, उसी को हम स्टैक बोलते हैं। तो ये एक, इसकी दो स्थितियां होती हैं बनने की। या तो सागरी जल मुलायम चट्टानों को काट कर जो कठोर चट्टानें होंगी उनको छोड़ देगा, तो वो एक यहाँ आकृति बन जाएगी। या फिर एक दूसरी स्थिति में क्या होती है, जो मेहराब होता है, अगर मेहराब का ये पुल वाला भाग टूट जाए, ये वाला भाग ये टूट कर गिर जाए, तो इतना भाग बचेगा। तो इस भाग को हम स्टैक का नाम या स्कैरी का नाम देंगे। ठीक है, तो दो स्थिति होंगी, या तो कठोर चट्टान वाला और एक ये प्राकृतिक मेहराब वाला। ठीक है। एक होती लघु निवेशिका, क्या होती है? अगर ऐसी आकृति लैगून नुमा आकृति, छोटी आकृति तटीय किनारों पर देखने को मिलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लघु निवेशिका अर्थात कोव बोलते हैं। ये देखिए लैगून नुमा आकृति है, जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तब उसको हम लैगून बोलते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी आकृतियां होती हैं, तो उसको हम लघु निवेशिका बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तरंग घर्षित मैदान। तरंग घर्षित मैदान क्या होता है? जिसको वेव कट प्लेन अर्थात तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म या वेदी के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिए कि तरंग घर्षित मैदान और वेदी, उसमें स्कैरी था और इसमें क्या है? वेदी। तो तरंग घर्षित मैदान और वेदी ये एक ही नाम है। देखते हैं आगे इसमें वेव कट प्लेन क्या होता है? जब इस क्षेत्र में मेहराब पीछे हटते चले जाते हैं, जैसे ये क्लिप है, ये तो क्लिप को पीछे हटा दीजिए। पहले क्लिप यहां हुआ करता था, तो क्लिप को क्या हुआ? सागरी तरंगें काट कर करके आगे बहा ले गई। जब बहा ले गई तो ये कठोर चट्टान ऐसे यहाँ किनारे किनारे देखने को मिलती है। इसी को वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्लिफ रिसेशन। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पहले कभी क्लिप हुआ करती थी, लेकिन आज क्लिप पीछे खिसक कर कितनी दूर चली गई है, इसीलिए इसको वेव तरंगों के द्वारा कट किया गया है, इसीलिए इसको वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। जैसे रेल प्लेटफॉर्म होता है रेलवे वाला, ऐसे ये वेव कट प्लेटफॉर्म में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ा आसान है, समझ लीजिए इसको। ये तो हो गई हमारी अपर्दन से संबंधित। अब निक्षेप जनित कुछ स्थलाकृतियां या लैंडफॉर्म्स हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है हमारा पुलिन। गाना सुना होगा गोवा वाले बीच पे। तो बीच तो सब कोई जानता है, लेकिन उसकी हिंदी होती है पुलिन। तो याद रखिएगा, पुलिन आ जाए तो समझिए कि बीच है। बहुत सारे गानों में दिखाते हैं, वहाँ नारियल के पेड़ खड़े होंगे वगैरह वगैरह। अब हम भी दिखाएंगे, वो लोग दिखाते तो हम क्यों नहीं दिखाएंगे। इसको हम अन्य नाम से स्टॉर्म पुलिन, पुलिन कटक, बर्म, पुलिन कस्प, रनेल, यहाँ कॉमा है, तरंगिका चिन्ह इत्यादि प्रकार से हम इनको जानते हैं। तो अगर कभी पुलिन कटक लिख दे, बर्म लिख दे, पुलिन कस्प लिख दे, रनेल लिख दे, तरंगिका चिन्ह लिख दे, तो वो समझिए कि बीच से ही संबंधित चीजें हैं। तो ये बीच के ही पार्ट हम दिखाए गए हैं। इसमें इतना ज्यादा डीप में जाने के नहीं है। तो बीच का बहुत ही कम प्रश्न पूछता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं। जैसे भारत के प्रमुख बीच हैं, जैसे जुहू बड़ा फेमस है मुंबई में, कपिल शर्मा शो में अक्सर जुहू शब्द यूज करते हैं। मड आइलैंड जैसे अर्चना जी के लिए। तो जुहू बीच मुंबई का याद रखिएगा। ये सब मैं ये कहानियां इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहें। कोलबा, कलंगूट,
और अंजना ये गोवा के तट पर है। कोलबम ये केरल पर है। मेरीना बीच ये चेन्नई के पूर्वी तट पर है। विशाखापट्टनम और पुरी ये उड़ीसा पे है। तो याद रखिएगा, जुहू मुंबई में, कोलबा कलंगूट, अंजना ये गोवा तट पर है, कोलबम ये केरला पर है, मेरीना चेन्नई तट पर, वो भी पूर्वी भाग पर, विशाखापट्टनम और पुरी तो ये तो याद रहेंगे आपको, उड़ीसा पे है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीच हैं, बड़े मुश्किल से ढूंढ के लाए आपके लिए। ये देखिए यहाँ मसाज होती है भाई इस क्षेत्र में। तो ये है हमारे बीच। ये देखिए नारियल का पेड़ खड़ा हुआ है, तो ये बीच होते हैं, यहाँ बालू आलू पाई जाती है, तो ये इनको बीच कहते हैं। ये पर्यटन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जो द्वीपीय देश होते हैं वो बहुत इनका लाभ उठाते हैं। तो बीच हो गया। अब इसके बाद रोध या रोधिका, बार्स या बैरियर। तो रोधिका को समझने का प्रयास करते हैं। जब कभी एक यहां शब्दावली आई थी, जस्ट वेट, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर वो होगी यहां, इसको नहीं मैंने बताया था, मैं भी उससे याद आया, बेलांचली धारा, लिटोरल करंट या लॉन्ग शोर। तो इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। बेलांचली धारा, लिटोरल करंट क्या होते हैं। आप सोच रहे होंगे इसको छोड़ क्यों दिया, मुझे भी नहीं याद रहा, आगे बढ़ गए थे। तो लिटोरल करंट क्या होती है, ये कोई तट है, तट के पास जब कोई करंट आती है, ऐसे आती है, तो आने के बाद ये टकराएगी, टकराने के बाद या तो उसी मार्ग से वापस हो जाए, या टकराने के बाद तली के माध्यम से वापस हो जाए। दो स्थिति होंगी। अगर तली के माध्यम से होगी तो उसको अधा प्रवाह कहेंगे, अगर ऊपरी माध्यम से हो रही है तो उसको रिप करंट कहेंगे। लेकिन जब ऐसी स्थिति बन जाए कि यहां से कोई पवन चल रही है, अब ये पवन क्या करे, इस जल को वापस ना जाने दे, यहां से भी ना जाने दे और ऊपर से भी ना जाने दे, नीचे से भी जाने दे, उसको क्या करे, इस तट के सहारे बहाने लगे, ऐसे तट के सहारे बहाने लगे। इसी को हम वेलांचली धारा अर्थात लिटोरल करंट कहते हैं। तट के सहारे समानांतर चलने लगे, उसको हम लिटोरल करंट कहते हैं। ठीक है, तो अब लिटोरल करंट का बहुत यूज है, अब उसको देखो कैसे यूज करते हैं अपन लोग। बीच हो गया, रोधिका या रोध। तो ये जो रोधिका बनती है, यहां से जल आया, ऐसे आने के बाद टकराया, ये तो वापस जाएगा, या फिर हवाओं के माध्यम से ये ऐसे चलेगा। जब ये बिलांचली करंटें क्या करती हैं कि जो वहां बालू होती है या बोल्डर होते हैं, जिनको गोलाश्म कहते हैं, वो इस प्रकार का निक्षेप कर दे, समानांतर, तट के समानांतर कोई निक्षेप हो जाता है, उसी को हम रोधिका या रोध की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये चित्र देखिए, ये रोधिका हमारी। ठीक, ये खाड़ी बन गई थी, ये भी खाड़ी है। और एक सैंड स्पिट, इसको भी समझाएंगे अभी, जो भी होगा अभी इसको समझाने का प्रयास करेंगे। टुम्बोलो भी समझाएंगे, टुम्बोलो क्या है, तो एक एक चीज समझते जाइए। स्पिट, जिसको हिंदी में लिख देगा भुजिया, तो आप समझ पाएंगे कि ये कुछ बड़ा अटपटा सा नाम है। तो स्पिट को समझने का प्रयास करते हैं। यही जब ये रोधिका जो होती है, ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, या फिर यहां से ऐसे मुड़ जाए, ऐसी आकृति बन जाती है, तो उसको हम स्पिट की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं, स्पिट। ये तट से जुड़ी हुई होती है। आगे है हुक या कंपाउंड हुक। दो शब्दावली लिखी गई है, हुक और कंपाउंड हुक। ये देखिए, ये हमारा स्पिट है, इसी में सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा स्पिट है, ये थोड़ा मुड़ा हुआ है। जब ये आगे की ओर और चला जाए, ऐसी आकृति बन जाए, इस प्रकार पूरा यहां से जोड़ देते हैं। अरे हुक तो जानते होंगे, जो कपड़ों में यूज करते हैं हुक। तो अगर हुक की आकृति हो जाए, इस आकृति को हो जाए, तो ये हुक कहेंगे इसको। अगर बीच में भी ऐसी आकृतियां बन जाएं, ऐसे
फिर एक बीच में निकल आए, फिर एक में बीच निकल आए, इसको हम कंपाउंड हुक कहेंगे। ठीक, तो ये बना हमारा, ये बना हुक और कंपाउंड हुक। अब देखते हैं लूप क्या होता है, इसी में लूप को भी समझ लेते हैं। जब ये हुक आगे चलकर बढ़ता जाए और तट पर वापस फिर मिल जाए, ऐसी आकृति बना दे, ये आकृति बन जाए, तो इसको हम लूप कहेंगे। ये एक छल्ला बीच में ये लैगून का निर्माण कर देगा। क्या बन, लैगून या झील कहेंगे, लैगून तो नहीं कहेंगे, इसको झील कहेंगे। ठीक, क्योंकि बंद हो जाएगी चारों तरफ से, लैगून थोड़ा बहुत जुड़े होते हैं सागर से। तो ये हुक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, तो हमने लूप या छल्ला देख लिया। अब आता है लूप रोधिका, जो द्वीप के चारों ओर होती है। अगर इस क्षेत्र में कहीं द्वीप है, अगर इस द्वीप के चारों ओर ऐसे रोधिका बन जाए, ऐसे चारों ओर इस प्रकार का जमाव निक्षेप हो जाए, तो उसको हम कहेंगे लूप रोधिका, लूप्ड बार कहेंगे, लूप्ड बार बोलते हैं उसको। ठीक, या ऐसी आकृति हो जाए, या फिर ये कोई द्वीप है, ये इसके सारे ऐसी आकृति बन जाए, तो उसको हम लूप्ड बार बोलते हैं। कनेक्टिंग बार क्या होता है? कनेक्टिंग बार जैसे ये द्वीप हमने बना दिया और इस द्वीप के सारे इस प्रकार की आकृति बन जाए, ये जब दोनों सिरे किसी द्वीप से मिल जाएं, तो उसको हम बोलते हैं संयोजक रोधिका, जिसको हम कनेक्टिंग बार कहेंगे। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग बार। फिर से एक बार समझते हैं कनेक्टिंग बार को, ये इसी को समझा देते हैं। नहीं, इसमें नहीं बन पाएगा, नया चित्र बनाते हैं। ये हमारा आइलैंड है कोई, ठीक है, मान लीजिए यहाँ जल भरा हुआ, और जो रोधिका है वो पहले यहां से बनती गई, बनने के बाद वो इस प्रकार आकर वापस जुड़ गई। अब ये रोधिका के एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया। जब दोनों सिरे किसी द्वीप से जुड़ जाते हैं, तो वहां कनेक्टिंग बार की स्थलाकृति बनती, उसी को हम कनेक्टिंग बार कहते हैं। एक रिंग नुमा आकृति बन जाएगी, जैसे हम हाथ में रिंग पहनते हैं। टोम्बोलो क्या होता है? यहाँ टोम्बोलो दिखाया गया है। जब द्वीप, ये आइलैंड बना, आइलैंड और ये कोस्ट लाइन है, ये सागरी तट का किनारा है, इसके माध्यम से कोई रोधिका जुड़ जाए, द्वीप और तट को जोड़ने वाले भाग को हम टोम्बोलो कहते हैं। क्या कहते हैं? टोम्बोलो। ये देखिए स्पिट्स हैं या बे बैरियर, मैंने बताया था भी कि रोधिकाएं क्या होती हैं। तो हमने टोम्बोलो समझा, और जितनी भी इससे संबंधित स्थलाकृतियां हैं उनको समझा। अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा चीजें कहीं प्रॉब्लम होती है अभी, उसका कारण है कि कभी कभी लिखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बोलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई होप मैंने सबसे सरल शब्दों में ही समझाने का आपको प्रयास किया है। तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चीजें आपको लगता है कि यहाँ ऐड करनी है, या हमने कुछ ऐसा बताया जो आपको नहीं समझ आया, तो हम कभी अगले वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे उसको, या फिर एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो आपके कमेंट के आधार पर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर। सो बाय बाय।